पिछले भाग में आपने देखा कि हेनरी और सारा आधी रात को एक हवेली में रुकने के लिए पनाह लेते हैं, जहां पर रहस्यमयी तरीके से उन दोनों की मौत हो जाती है। मोबाइल में नेटवर्क ना होने के कारण हेनरी और सारा अपनी बेटी नताशा से कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन सारा की मौत के एक हफ्ते बाद उनका मैसेज डिलीवर हो जाता है और उनकी बेटी नताशा अपने माता पिता को ढूंढते हुए फिर से इस बंगले में पहुंच जाती है। अब आगे कुछ तो है इस हवेली में। मुझे इस बुढ़िया से भी थोड़ा अलर्ट ही रहना होगा। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रही। पता नहीं क्यों जब भी आसपास होती है इतनी नेगेटिविटी सी क्यों फील होती है। आखिर मॉम डैड इस हवेली में आए क्यों होंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि घने जंगल के बीचों बीच ये हवेली किसने और क्यों बनवाई होगी? मैं जितना भी अपने दिमाग पर जोर डालती हूँ उतना ही उलझती जाती हूँ। मॉम डैड, आप लोग कहाँ हो? आई मिस यू मॉम। मॉम देखो, मैं आ गई, आपकी बेटी आ गई। मॉम कहाँ हो आप लोग? नताशा अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी मॉम डैड को याद करते हुए आंसू बहा रही थी कि तभी एक बार फिर उसके कानों के आसपास उड़ती हुई एक मधुमक्खी उसे नजर आती है, जिसे नताशा अपने हाथ से झटक देती है। लेकिन नताशा के बार बार उस मधुमक्खी को हटाने के बाद भी वो मधुमक्खी जूं जूं आवाज करके उसके चेहरे के आसपास ही मंडरा रही थी। टेबल पर रखी हुई बुक से नताशा उस मधुमक्खी को मारने की कोशिश करती है और उसके बाद वह मधुमक्खी नताशा को दिखाई देनी बंद हो जाती है। कैसी जगह है ये? और ये मधुमक्खी तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। एक तो वैसे ही इस भूत बंगले में मुझे नींद नहीं आ रही, ऊपर से इस मधुमक्खी ने जीना मुश्किल कर रखा है। मधुमक्खी के वहां से जाते ही नताशा आंख बंद करके बिस्तर पर लेट जाती है। अभी कुछ मिनट बीते होंगे कि एक बार फिर नताशा के कानों में उस मधुमक्खी की जूं जूं सुनाई देने लगती है। अचानक ही नताशा को मधुमक्खी की आवाज के बीच में एक बार फिर से फुसफुसाते हुए अपना नाम सुनाई देता है। नताशा, तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारे मॉम डैड के साथ क्या हुआ? ये सब मेरे मन का वहम है या मैंने सचमुच अभी अभी वो सब सुना? कमरे में तो कोई भी नहीं है। ये आवाज आखिर कहाँ से आ रही है? नताशा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये कैसे संभव है कि एक मधुमक्खी उसके कान में आकर उससे इंसानों की तरह बात कर रही है। नताशा का चेहरा घबराहट और डर से पीला पड़ने लगा था। अचानक ही नताशा के कमरे में लगी हुई एक बड़ी सी पेंटिंग नीचे गिरकर टूट जाती है। पेंटिंग के नीचे गिरने की आवाज सुनकर नताशा बिल्कुल चौंक कर पेंटिंग की ओर देखती है। उसके चेहरे के आसपास 2-3 चक्कर लगाने के बाद वो मधुमक्खी उस पेंटिंग की तरफ बढ़ने लगती है। नताशा के पांव अपने आप मधुमक्खी के पीछे पीछे बढ़ गए थे। पेंटिंग के नजदीक जाकर उसने देखा कि उस टूटी हुई पेंटिंग के बैक साइड में से एक चाबी का गुच्छा लटका हुआ दिखाई दे रहा है। मधुमक्खी उस चाबी के आसपास जाकर मंडराने लगती है। ये चाबी, ये कहाँ की चाबी है और इस पेंटिंग के अंदर छुपाकर क्यों रखी गई होगी? क्या ये कोई इशारा है या फिर मैं इस पहेली के चक्रव्यूह में धंसती जा रही हूँ? इससे पहले कि नताशा कुछ भी समझ पाती, वो मधुमक्खी कमरे से बाहर निकल जाती है। नताशा भी दबे पांव मधुमक्खी के पीछे पीछे चल रही थी। मधुमक्खी का पीछा करते करते नताशा एक दरवाजे तक पहुंचती है, जहां ताला लटका हुआ था। अपने हाथ में उठाए हुए उस चाबी के गुच्छे में से एक चाबी उस ताले में लगाती है और उसी के साथ वो ताला खुल जाता है। घबराते हुए नताशा सीढ़ियों से नीचे की ओर तो बॉटम में जो भी 5 लोग हैं, प्लीज आप लोग स्टेज पे आ जाइए। लीडर बोर्ड के हिसाब से और जाती है। ये सीढ़ियां शायद नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही थी। सीढ़ियों पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। नताशा ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अचानक ही एक छोटी सी बच्ची के राइम्स गाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। Ringa ringa roses, pocket
बच्चे की आवाज आ रही है। मतलब नीचे कोई बच्चे भी हैं। इस हवेली में आखिर चल क्या रहा है? बेसमेंट की लॉबी से गुजरते हुए नताशा को काले कपड़े से बनी ढेरों डरावनी गुड़िया लटकती नजर आती है, जिन्हें देखकर नताशा का दिल धक से रह जाता है। जितना मैंने सोचा था, ये हवेली उससे कई गुना ज्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन क्या राज है इन सब चीजों का? चारों तरफ लटकी हुई उन काले कपड़ों की डरावनी डॉल्स को देखकर एक पल के लिए नताशा की पांव वहीं थम गए थे। अचानक ही वह मधुमक्खी एक बार फिर नताशा के कान के पास आकर आवाज करने लगती है। नताशा फिर से मधुमक्खी के पीछे पीछे चलने लगती है। मधुमक्खी के पीछे चलते हुए एकाएक नताशा को महसूस होता है उसके चेहरे पर कुछ गीला और चिपचिपा सा पदार्थ टपक रहा है। नताशा फ्लैशलाइट को छत की तरफ करके ध्यान से देखती है। ऊपर का नजारा देखकर मानो नताशा की सांस अटक जाती है। छत पर एक 5-7 साल की छोटी सी बच्ची छिपकली की तरह दीवार से चिपकी हुई थी, जिसके चेहरे से लगातार खून टपक रहा था। नताशा के उस बच्ची को देखते ही वो पूरी ताकत से नताशा के ऊपर कूद पड़ती है। नताशा के मुंह से एक चीख निकल जाती है और वो डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस होता है कि वो बच्ची तो उसके ऊपर कूदी ही नहीं। घबराते हुए नताशा अपनी आंखें खोलती है और देखती है वही बच्ची ठीक उसके सामने खड़े होकर जोर जोर से हंस रही है। ये बच्ची ये वहां कैसे पहुंच गई? इसका सफेद चेहरा, बिना पुतली की आंखें और सर से लगातार खून बह रहा है और उसके बदन भी ये खिलखिलाकर हंस रही है। मम्मा पापा आप कहाँ हो? ये कहाँ बुलाया है आपने मुझे? ये सब क्या हो रहा है? नताशा, आगे बढ़ो। नताशा एक बार फिर मधुमक्खी का पीछा करने लगती है। मधुमक्खी उसे एक कमरे के पास ले जाती है जिसमें ताला लगा हुआ था। उस ताले के पास जाकर वो मधुमक्खी गोल गोल घूमने लगती है। नताशा उस ताले को खोलकर अंदर जाती है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है, कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। ये किसका कमरा है? अपने आप लॉक कैसे हो गया? और वो मधुमक्खी, वो भी नजर नहीं आ रही। नताशा कमरे के अंदर पहुंचती है तो देखती है सामने एक औरत बच्ची को अपनी गोद में लिटाए हुए बैठी है। सुनो, क्या आप यहीं रहती हैं? प्लीज हेल्प मी। क्या यहाँ पर सारा और हेनरी नाम के 2 लोग आए हैं? मैं उन्हें ही ढूंढने के लिए यहाँ आई हूँ। बोलते हुए नताशा उस औरत की नजदीक पहुंच जाती है। नजदीक पहुंचने पर वो देखती है कि उसकी गोद में तो वही बच्ची लेटी हुई है जिसे उसने अभी कुछ देर पहले ही देखा था। बच्ची नताशा को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। ये बच्ची तो दूर करो इसे अपने से, इसे दूर करो अपने से। नताशा के इतना कहते ही वो औरत अपना चेहरा ऊपर करती है। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था और होठों के पास से मानो चेहरा कुछ टेढ़ा सा हो गया था। उसे देखकर नताशा के मुंह से चीख निकल जाती है और वो उल्टे पांव दौड़ने लगती है। तभी वो एक बुक शेल्फ से टकराकर जमीन में गिर पड़ती है। उठकर नजर घुमाती है तो कमरे में कोई भी नजर नहीं आता। नताशा एक एक करके उस बुक शेल्फ में रखी हुई किताबें और डायरी को उठाकर पढ़ने लगती है। तभी नताशा के हाथ से छूकर एक फाइल अचानक जमीन पर गिर पड़ती है, जिसके अंदर ढेरों अखबार की कटिंग दिखाई पड़ रही थी। नताशा उस कटिंग को पढ़ना शुरू करती है। ये सब तो मिसिंग हुए लोगों की तस्वीरें हैं जो इतने सालों से गायब हुए हैं। लेकिन ये सारी तस्वीरें यहाँ कैसे? नताशा अब और भी तेजी से शेल्फ में रखी फाइल उलटने लगती है। तभी उसके हाथ एक डायरी लगती है। इंस्पेक्टर जगमोहन शिंदे? इसका मतलब ये डायरी किसी इंस्पेक्टर की है। साल 2000 एक के बाद एक कई सारे लोगों की मिसिंग होने की कंप्लेन आ रही थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि ये सारी कंप्लेन एक ही एरिया के आसपास से आ रही थी। पहले तो मुझे ये किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले गिरोह का काम लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब मेरी तहकीकात आगे बढ़ी तो सारे सबूत एक बंगले की ओर इशारा करने लगे।
मैंने जिस किसी के साथ भी इस बंगले के बारे में डिस्कस किया, सबने मुझे इससे दूर रहने की ही सलाह दी। लेकिन मैं पिछले 1 साल से इस केस पर काम कर रहा था, इसलिए अब पीछे हटने का मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं था। मुझे कुछ भी करके इस बंगले और मिसिंग लोगों के बारे में पता लगाना था। इसलिए इस एरिया के आसपास जितने भी लोग थे, मैंने सबसे कांटेक्ट किया। तभी मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जिसने तकरीबन 20 साल पहले इस बंगले को बनाया था। मैंने ही उस बंगले को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। वहां मत जाना साहब, किसी को नहीं जाना चाहिए उस बंगले में। मनहूस है वो बंगला। मैंने तो साहब को मना भी किया था कि इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन ना करे, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। बंगला बनाते समय साइट पर एक के बाद एक कई मनहूस घटनाएं घटी। उन घटनाओं को देखकर कितनी बार मैंने उस प्रोजेक्ट को छोड़ने के लिए मालिक से बात की, लेकिन मैं पैसा एडवांस में ले चुका था और वो पैसा मुझसे खर्च भी हो गया था। बंगले का काम पूरा करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। इसीलिए मजबूरी में मुझे वो काम पूरा करना पड़ा। जितने समय में वो बंगला बनकर तैयार हुआ, वहां पर मेरे कई मजदूरों की जान चली गई, कईयों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और लगभग हर रोज ही किसी कुत्ते या बिल्ली का मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ मिलता था। कुछ बहुत अजीब सा था वहां। जो कोई भी हवेली के संपर्क में आया कभी आबाद नहीं हुआ। मुझे देख लो, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, अकेला जीवन बिता रहा हूं मैं। उस बंगले को बनाने के बदले में बहुत पैसा मिला था मुझे। सोचा था सारी जिंदगी सुकून से जीऊंगा, लेकिन बंगले का काम खत्म होने से पहले ही मेरी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। तब से मैं ऐसे ही अकेले अपना जीवन बिता रहा हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मेरा मन आशंकाओं से घिर गया था। मेरा ऐसे किसी भी शगुन अपशगुन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मेरा मानना था कि वहां जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे जरूर किसी न किसी इंसान का ही हाथ होगा। सबसे ज्यादा शक मेरा जमीन के मालिक पर ही था। इस बंगले के बारे में मुझे पता चला कि जो बातें मैंने सुनी थी वो पूरी तरह झूठ नहीं थी। ये जमीन किसी विलियम नाम के आदमी ने सस्ते में खरीदी थी। अपने परिवार के साथ रहने के लिए उसने इस जमीन पर यह बड़ा और आलीशान बंगला बनवाया। दरअसल विलियम एक गैंगस्टर था जो अक्सर पुलिस के निशाने पर रहता था। एक तरह से यह घर उसने अपने परिवार की सेफ्टी और खुद को छुपाने के लिहाज से बनवाया था। जब यह बंगला बनकर तैयार हुआ तो विलियम अपनी पत्नी मैरी और बेटी मारिया के साथ यहाँ आकर शिफ्ट हो गया। विलियम हफ्तों, कई बार तो महीनों तक भी घर लौटकर नहीं आता था। ऐसे में मैरी इस हवेली में अकेली मारिया के साथ रह जाती थी। आसपास कोई गांव ना होने के कारण मारिया की पढ़ाई यहाँ रहने पर संभव नहीं थी। इसीलिए मैरी ने 16 साल की मारिया को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया था। अब इस बड़े से बंगले में मैरी बिल्कुल अकेली थी। हवेली में काम करने वाले चंद नौकरों के अलावा इस बंगले में रहने वाला कोई नहीं था। नौकरों ने महसूस किया कि मैरी का व्यवहार गुजरते दिनों के साथ बदलता ही जा रहा है। अक्सर वो बैकयार्ड में लगे हुए झूले पर झूलते हुए अकेले में बड़बड़ाने लगती। कभी अकेले कमरे में बैठकर खिलखिलाकर हंसती, तो कभी चीख चीख कर रोने लगती। कभी दीवारों को अपने नाखूनों से खरोचती, तो कभी दीवारों पे अपना सर पटकती। मैरी के बंगले में उस समय 2 नौकर काम करते थे। एक दिन मैरी की पालतू बिल्ली उसके कमरे में मरी हुई पाई गई। बिल्ली की स्थिति इतनी खराब थी कि उसकी ओर देखना भी संभव नहीं था। मैरी के पूरे कमरे में बिल्ली के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। नौकरों को लगा था कि मैरी को बिल्ली के मौत से सदमा पहुंचेगा, लेकिन उसके उलट मैरी उस बिल्ली को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। हवेली में काम करने वाले नौकरों को मैरी की मानसिक स्थिति पर हो रहा शक अब यकीन में बदल गया था। कुछ दिनों के बाद हवेली में काम करने वाला एक नौकर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। पहले वो बिल्ली और फिर उसके बाद नौकर श्याम के गायब होने के बाद दूसरे नौकर ने इस बंगले से नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद सब तरफ ऐसी अफवाहें फैली कि कोई भी इस बंगले में नौकरी करने के लिए आने को तैयार नहीं हुआ। मैरी के दिन अपने पति के इंतजार में बीतने लगे। कुछ सालों के बाद उसका पति लौटकर इस बंगले में आ गया। विलियम पहले से पुलिस के रडार पर था। इंटेलिजेंस से खबर मिली
कि पिछले 1 महीने से विलियम का कोई भी मूवमेंट ट्रेस नहीं हुआ है। आखिरी बार उसे इस बंगले की तरफ आते हुए ही देखा गया था। पुलिस ने बंगले में छापा मारा। अंदर इस बात के सबूत तो मिले कि वो उसी का घर है, लेकिन विलियम इस बंगले में कभी बरामद नहीं हुआ। क्या राज है इस बंगले का? कहाँ गायब हो गया विलियम और किसने मारा है उसे? हवेली से गायब होने वाले लोग आखिर कहाँ चले जाते हैं? यह बंगला शापित है या फिर सारी हत्याओं के पीछे किसी और का हाथ है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखना ना भूलें कहानी का अगला भाग।